हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो है महाजनपद काल यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। इसके पहले हम लोग पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, फिर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सब के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल के बारे में। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब आप उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे, यानी कि जब मैंने आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था, उस टाइम पे क्या हुआ था, लोहे की खोज हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज का परिणाम क्या निकलता है। और यहाँ पे ऋग वैदिक काल में जन होते थे। फिर आगे जब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, आगे जब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जनपद होते थे और यही जनपद, बहुत सारे जनपदों ने आपस में मिलकर महाजनपद का निर्माण किया और फिर आगे जाकर भारत में कुल 16 महाजनपदों का उदय होता है। कितनी फ्रेंड्स? 16। ये संख्या आप याद रखेंगे कि आगे जाके 16 महाजनपदों का उदय होता है और यह इन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसे हम लोग महाजनपद काल के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आखिर इस काल में हुआ क्या था, कैसे महाजनपदों का उदय हुआ, फिर सबसे शक्तिशाली जो जनपद था, महाजनपद था, वो कौन सा था और सबकी राजधानियाँ कहाँ थी। इन सब टाइप के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, तो वो हम लोग सारे महाजनपद को एक एक करके देखेंगे। महाजनपद काल, देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की खोज तथा कृषि में विकास के फलस्वरूप दूसरी नगरीय क्रांति हुई। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो टाइम है, यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या होती है, एक तो लोहे की खोज होती है और दूसरी बात क्या हुई थी, जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनका जो मुख्य पेशा हो गया था, वो क्या हो गया था, कृषि। उत्तर वैदिक काल के लोग मुख्य रूप से कृषि पे आधारित हो गए थे, जबकि ऋग वैदिक काल में जो था वो पशुओं को पालना मुख्य काम था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हुआ कि लोग पशुओं को ज़्यादा पालने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लोहे की खोज और कृषि में विकास के फलस्वरूप दूसरी नगरीय क्रांति हुई। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि यहाँ पे दूसरी नगरीय क्रांति क्यों दी गई है, क्योंकि पहली नगरीय क्रांति, पहला जो नगरीकरण हमने पढ़ा था वो था हमारा हड़प्पा सभ्यता। वो क्या था फ्रेंड्स? हड़प्पा सभ्यता, जो आपने पढ़ा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो आप वहां से जाके देख ले, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही उच्च सोच थी उनकी, बहुत ही उनका रहन सहन का ये जो तरीका था वो बिल्कुल शहर के लोगों की तरह था और बहुत ही उन्नत किस्म के साथ बहुत ही अच्छे से वो लोग रहा करते थे। ठीक है, इसलिए महाजनपद काल को 6ठी शताब्दी में दूसरी नगरीय क्रांति का रूप दिया जाता है, क्योंकि पहली नगरीय क्रांति जो थी वो हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, जिससे 16 महाजनपद का उदय हुआ और जिसमें मगध आगे चलकर साम्राज्य बना। ठीक है, 16 महाजनपद का उदय तो होता है, लेकिन अगर सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो वो आगे चलता है मगध। और ये मगध जो है वो महाजनपद से निकलकर आगे एक साम्राज्य का निर्माण करता है और ये साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जो पूरे भारत में फैला हुआ था। फ्रेंड्स, मगध में अनेक राजा हुए हैं। आगे चल के आगे जब हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मगध में अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने आगे पूरे भारत पे शासन किया है। ठीक है, महाजनपद काल के लिए सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। महाजनपद काल के लिए सर्वप्रथम गार्डन चाइल्ड ने, ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति की संज्ञा दी। और इस काल में क्या हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जनपद जो थे वो महाजनपद में परिवर्तित होने लगे थे। अब महाजनपद काल को जानने के स्रोत क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्य स्रोत जो है फ्रेंड्स महाजनपद काल को जानने के लिए वो है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, बौद्ध साहित्य में अंगुतर निकाय और महावस्तु, बौद्ध साहित्य की जो दो पुस्तक हैं, अंगुतर निकाय और महावस्तु, इनमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। इसके अलावा जैन साहित्य में भगवती सूत्र, जैन साहित्य की एक बुक है जो है भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है।
अब हमें ये देखना है कि ये 16 महाजनपद थे कौन कौन, उनकी राजधानियां कहाँ थी, उन 16 महाजनपदों का नाम क्या था। चलिए वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला जो महाजनपद था फ्रेंड्स वो था अंग, और ये कहाँ था, किस क्षेत्र में ये अंग महाजनपद था, तो वर्तमान मुंगेर जिले का क्षेत्र था ये, ठीक है। और यहाँ पे आप भागलपुर, ठीक है, यहाँ पे वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जिले का क्षेत्र होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा मिसप्रिंट है, आप यहाँ पे भागलपुर वर्तमान के बाद आप भागलपुर डालेंगे, ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा थी, और चंपा कहाँ है, गंगा और चंपा नदियों के संगम पे, ठीक है। यहाँ का शासक जो था वो ब्रह्मदत्त था, और आगे चल के बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को मगध में मिलाया। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये बिंबिसार जो है वो मगध का राजा था, ठीक है। एक्चुअली इस बिंबिसार ने, वास्तव में इस बिंबिसार ने ही मगध में जो सबसे पहला कोई वंश आता है हर्यक वंश, उसकी नींव इस बिंबिसार ने ही डाली थी। और उसने क्या किया था, ब्रह्मदत्त को पराजित किया था जो अंग का शासक था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने किस महाजनपद को पराजित करके अपने राज्य में मिलाया था, तो बिंबिसार ने अंग को पराजित कर या फिर अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध में मिला लिया था, मगध, ठीक है। ये हो गई पहले 16 महाजनपद की बात। ये दूसरा महाजनपद जो था वर्तमान पटना गया एवं शाहाबाद जिले में, ये मगध जो है फ्रेंड्स वो वर्तमान पटना गया और शाहाबाद जिले में फैला हुआ है। वर्तमान जो गया पटना एवं शाहाबाद जो जिला है फ्रेंड्स, वहाँ पे पहले ये मगध साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है अथर्ववेद में, और राजधानी इसकी कहाँ थी, गिरिव्रज या फिर राजगिरी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है फ्रेंड्स कि उदाइन, ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे उदाइन और या फिर इन राजा का नाम जो है उदयन, ठीक है, ने पाटलिपुत्र की नींव डाली थी। उदयन ने या उदयन ने पाटलिपुत्र की नींव डाली थी। इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर या कुसुमध्वज था, यानी कि पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो कुसुमपुर या फिर कुसुमध्वज था। तीसरा महाजनपद जो है फ्रेंड्स वो है काशी। आप महाजनपद का नाम याद रखेंगे, अंग, मगध, फिर काशी। ये काशी जो है वो वर्तमान एवं उसका समीपवर्ती क्षेत्र है, वो काशी महाजनपद कहलाता था, और इसकी राजधानी जो थी वाराणसी वरुणा एवं 80 नदियों के बीच थी, ठीक है। काशी महाजनपद एवं कोसल महाजनपद एक दूसरे के शत्रु थे फ्रेंड्स। काशी महाजनपद और कोसल महाजनपद जो थे वो एक दूसरे के शत्रु थे, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चौथा महाजनपद जो है वो है कोसल या फिर उसको कौशल प्रदेश भी कहते हैं। इसके अंतर्गत फैजाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, और सरयू नदी इस कोसल प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसल जो महाजनपद था या फिर कोसल प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है, तो इसका सिंपल से आंसर होगा फ्रेंड्स कि इस सरयू नदी जो है वो इसे 2 भागों में बांटती है, उत्तरी कोसल तथा दक्षिणी कोसल। जब ये 2 भागों में बटेगी तो इसकी राजधानियां भी अलग अलग हो जाएंगी। तो उत्तरी कोसल की जो राजधानी थी फ्रेंड्स वो थी श्रावस्ती, और दक्षिणी कोसल की राजधानी जो थी वो थी कुशावती। प्रसिद्ध शासक यहाँ का कोसल प्रदेश का, कोसल महाजनपद का जो प्रसिद्ध शासक था वो था प्रसेनजित, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का ये समकालीन था, यानी कि जब महात्मा बुद्ध जब चर्चित थे उस टाइम ये प्रसेनजित भी यहाँ का शासक बना था। कहाँ का, कोसल प्रदेश का। और आगे चल के जब हम लोग मगध का उत्कर्ष देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता भी है कि कोसल प्रसेनजित की बहन से ही बिंबिसार ने अपनी शादी की थी, जिनका नाम था महाकोसला देवी, ठीक है। आगे देखिए, 5वां जो महाजनपद है वो है वत्स। ये आधुनिक इलाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता है और ये भी उत्तर प्रदेश में है, और इसकी राजधानी जो थी वो थी कौशाम्बी, और प्रसिद्ध शासक इसका उदयन था, ठीक है। उदयन ने चंड प्रद्योत की पुत्री अवंती से क्या है, उदयन ने चंड प्रद्योत की पुत्री जो अवंती की थी, ठीक है। चंड प्रद्योत जो था फ्रेंड्स वो अवंती महाजनपद का शासक था, और चंड प्रद्योत की पुत्री जिसका नाम था वासव दत्ता से विवाह किया था, ठीक है। यानी कि वत्स के शासक ने अवंती के शासक की पुत्री से विवाह किया था।
अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया और बुद्ध काल में पौरव वंश का यहाँ पे शासक था। जब आगे हम लोग बुद्ध और जैन धर्म के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स, तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बुद्ध काल में पौरव वंश का शासन था। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये जो धर्म है, इनका भी जो उदय हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इतने ज़्यादा आडंबर होने लगे थे, जो पूजा पाठ यज्ञ करवाना आम लोगों की पहुँच के बाहर हो गए थे। तब समाज सुधारक के रूप में कुछ लोग सामने आए और यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। आगे का जो महाजनपद है फ्रेंड्स, वो है वज्जी। ठीक है, यह 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें विदेह तथा लिच्छवी जो थे वो प्रमुख संघ थे। यानी कि लिच्छवी जो है, और लिच्छवी और विदेह ये गणराज्य, ठीक है, गणराज्य कह ले या फिर आप इन्हें गणतंत्र थे। ठीक है, गणतंत्र के नाम से भी ये जाने जाते थे, यानी कि गणतंत्र महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। ये 8 जो राज्य थे, ये 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी एक प्रमुख राज्य था। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग थे और अपना शासन ये स्वयं चलाया करते थे। तो वज्जी जो था ये 8 राज्यों का संघ था। इसमें विदेह तथा लिच्छवी जो थे वो प्रमुख संघ थे और यह एक गणतंत्र महाजनपद था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो था ये एक गणतंत्र महाजनपद था और लिच्छवी जो इसके एक प्रमुख संघ थी वज्जी महाजनपद की। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? लिच्छवी की राजधानी जो थी वो थी वैशाली। ठीक है, वज्जी का राजा चेतक था जो कि महावीर की माता त्रिशला का भाई और मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी चिलना का पिता था। ठीक है, यहाँ पे आप ठीक से समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये महावीर जो हैं, महावीर कौन है? महावीर से कहने का मतलब है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में आपने सुना होगा। तो वज्जी का राजा चेतक था जो कि महावीर की माता, यानी कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर हैं, ठीक है, उनकी महावीर की माता त्रिशला का भाई, महावीर की माता का नाम त्रिशला था और मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी चिलना का ये पिता था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में? वज्जी महाजनपद के बारे में। आगे जो हमें महाजनपद देखना है वो है मल। ये भी एक गणतंत्र महाजनपद था जो आधुनिक गोरखपुर एवं देवरिया जिले में अवस्थित था। ठीक है, आधुनिक गोरखपुर एवं देवरिया जिले में, यानी कि ये भी जो महाजनपद है फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। आप ज़्यादा जो महाजनपद के बारे में देखेंगे तो वो ज़्यादा करके उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में ही मिलते हैं। ये भी 2 भागों में विभाजित था। एक भाग की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, कुशावती, या फिर यहाँ पे इसी जगह को कुशीनाड़ा भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कुशीनाड़ा, कुशीनगर, कुशावती। दूसरे भाग की जो राजधानी थी वो थी पावा और प्रसिद्ध शासक इक्ष्वाकु और महासुदासन थे यहाँ के। कुशीनाड़ा में ही महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनाड़ा में ही हुई थी। आगे कुछ छोटे छोटे महाजनपद हैं जैसे कि मत्स्य। इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान जयपुर क्षेत्र में था और राजधानी जो थी इसकी विराटनगर थी और संस्थापक इसका राजा विराट था। तो आप अभी देख रहे हैं ये जो मत्स्य जो पहला ऐसा महाजनपद मिल रहा है फ्रेंड्स जो बिहार और यूपी के बाहर है, यानी कि ये राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में था। ठीक है, चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये भी यूपी में पड़ता था और राजधानी जो थी इसकी थी शक्तिमती। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था जिसकी कृष्ण के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं महाजनपद, जो 16 महाजनपद है उनके बारे में। असमक आधुनिक आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। ये भी आप देख रहे हैं कि बिहार और यूपी से अलग हट के है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है और इसे क्यों याद रखना जरूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत में अवस्थित ये एकमात्र महाजनपद था। असमक जो था वो दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था फ्रेंड्स। बाकी जितने भी महाजनपद आपको दिख रहे हैं वो उत्तर भारत में ही दिख रहे हैं। ठीक है,
सूरसेन ये भी एक महाजनपद था। वर्तमान ब्रजमंडल यानी कि मथुरा क्षेत्र में राजधानी इसकी मथुरा थी। और मेगस्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन भी किया है। मेगस्थनीज कौन था फ्रेंड्स, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। आगे जब हम लोग मौर्य काल करेंगे उसमें हमें पूरे डिटेल के साथ जानना है। मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था और उसे सेल्यूकस निकेटर ने, यानी सेल्यूकस निकेटर का वो एक राजदूत था, ठीक है। और बुद्ध काल में यहाँ का शासक अवंतीपुत्र था। कहाँ का शासक? सूरसेन का शासक अवंतीपुत्र था। आगे जो महाजनपद है फ्रेंड्स वो है अवंती महाजनपद। इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र मालवा शामिल था और इसकी भी दो राजधानियां थी। एक उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वो महिष्मती थी। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया था। आगे जब हम लोग देखेंगे हर्यक वंश, जब मगध पे जो सबसे पहला जो वंश ने शासन किया था वो था हर्यक वंश ने, और दूसरा जब हम वंश देखेंगे तो वो था शिशुनाग वंश ने। तो उसी शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अवंती को क्या किया था फ्रेंड्स कि मगध में मिला लिया था जीत के, ठीक है। कुरु वर्तमान हरियाणा, दिल्ली एवं मेरठ का क्षेत्र, राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ में और दिल्ली का एक पुराना नाम योगिनीपुर भी था और बुद्ध काल में कौरव यहाँ का शासक था। पंचाल ये भी एक महाजनपद था। पंचाल के अंतर्गत रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद शामिल थे और इसकी भी दो राजधानियां थी फ्रेंड्स। और दो भाग राजधानी कौन कौन सी? उत्तरी भाग की राजधानी और दक्षिणी भाग की राजधानी। तो उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो थी अही क्षेत्र यानी कि बरेली में, और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल। और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल थी, ठीक है। कन्नौज का जो नगर था वो इसी राज्य में स्थित था। कहाँ? पंचाल में। जो पंचाल महाजनपद है उसमें एक कन्नौज का नगर भी आता था। आगे जो महाजनपद हमें देखना है वो है गांधार। गांधार अब भारत नहीं फ्रेंड्स, अब हम लोग पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए हैं। गांधार, ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर क्षेत्र गांधार के अंतर्गत आते थे और इसकी राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। और ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला का जो संस्थापक था वो भरतपुत्र तक्ष था, ठीक है। क्या नाम था? भरतपुर तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना की थी। इसके अलावा पुष्कलावती एक अन्य प्रमुख नगर था। मगध के साथ गांधार के संबंध अच्छे थे तथा दोनों ने मिलकर अवंती के विरुद्ध युद्ध का सफल संचालन भी किया था। मगध के साथ गांधार महाजनपद के संबंध अच्छे थे फ्रेंड्स, ठीक है। और दोनों ने मिलकर, यानी कि अवंती को किसने हराया था? अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शिशुनाग था। यानी कि शिशुनाग के टाइम पे भी, शिशुनाग वंश के समय में भी गांधार और मगध के संबंध अच्छे थे और दोनों ने मिलकर, यानी कि गांधार के राजा और मगध के राजा ने मिलकर अवंती के विरुद्ध युद्ध का सफल संचालन किया था। यानी कि अवंती को मगध में मिला लिया गया था। और पाणिनि जो एक व्याकरणाचार्य थे फ्रेंड्स वो तक्षशिला के ही निवासी कहे जाते थे। अंतिम जो हमारा महाजनपद है फ्रेंड्स वो है कंबोज और ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है, पाकिस्तान में ही अवस्थित था। और इस क्षेत्र में राजौरी एवं हजारा आते थे और राजधानी जो थी वो हाटक या राजपुर थी। और यह क्षेत्र, ये जो कंबोज है वो मेनली किसके लिए प्रसिद्ध था? वो जो मुख्यतः जो था वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ये जो कंबोज है ये मुख्यतः घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे घोड़े बहुत अच्छी किस्म के पाए जाते थे। तो आपने देखा कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो दो महाजनपद गांधार और कंबोज आप देख रहे हो ये हमें कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब आपको ये बताना है मुझे कि बिहार में, ठीक है, कि बिहार में कितने महाजनपद हैं, बिहार में कितने महाजनपद का उदय हुआ था। और बिहार में जो है फ्रेंड्स वो 3 महाजनपद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अंग था और एक मगध और एक वज्जी, ठीक है। बाकी जो महाजनपद का उदय हुआ है वो ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में, कुछ दिल्ली के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में, ऐसे बिहार में 3 और पाकिस्तान में 2 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो ये थी फ्रेंड्स 16 महाजनपदों के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं महाजनपद कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी।
शासन व्यवस्था कैसी थी या फिर वहाँ के प्रमुख अधिकारी क्या होते थे, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। महाजनपद कालीन शासन व्यवस्था। एक तो फ्रेंड्स यहाँ पे नियमित कर प्रणाली थी। नियमित कर प्रणाली का क्या कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले जब हम लोग वैदिक काल में थे और वैदिक काल में भी जब हम लोग ऋग वैदिक काल में थे, तो वहां पे हमें क्या मिला था कि राजा जो होते थे, सबसे पहले राजा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, ऋग वैदिक काल में भी हमें देखने को मिला था। लेकिन वहां पे राजा जबरदस्ती जनता से कर नहीं लिया करते थे, उपहार के रूप में दिया जाता था, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब उत्तर वैदिक काल का समय आता है तो स्थिति कुछ बदल जाती है। लेकिन आगे जाते जाते जब महाजनपद काल में आते हैं या फिर आगे जो मौर्य साम्राज्य आएगा, गुप्ता डायनेस्टी आएगा, गुप्त वंश का साम्राज्य आएगा, तो उसमें बात बिल्कुल बदल गई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, नियमित कर प्रणाली, यानी कि अब जो कर थे वो जनता पे राजा के द्वारा लगाए जाते थे और जनता को उस कर का भुगतान करना ही था और नहीं करने पे उन्हें सजा भी दी जाती थी। तो वो महाजनपद काल में भी ऐसा हो गया था। यहाँ पे नियमित कर प्रणाली थी और शुल्क भाग बलि की व्यवस्था थी। नियमित सेना का प्रमाण भी मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स कि इसके पहले हम लोग राजा के बारे में तो हम लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ पे नियमित सेना नियमित सेना नहीं मिली थी। कहने का ये मतलब है कि ऐसा कोई राजा नहीं था जो नियमित सेना रखे, यानी कि राजा के पास अपने कुछ सेना हो। जब किसी से युद्ध करना होता था, कुछ जनता को ही सेना में भर्ती किया जाता था और फिर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, जनता जो सेना के रूप में सैनिक के रूप में जो लोग गए थे वो फिर से वापस चले आते थे। लेकिन महाजनपद काल में नियमित सेना का प्रमाण मिलता है, यानी कि राजा जो थे अब नियमित सैनिक जो थे वो रखने शुरू कर दिए थे राजाओं ने। बिंबिसार तथा कौशल नरेश के पास बड़ी अस्थायी सेना थी। यहाँ पे क्या प्रमाण मिलता है, इस नियमित सेना का प्रमाण क्या है, बिंबिसार कहाँ का राजा था दोस्तों, वो था मगध का शासक। बिंबिसार मगध का शासक था। और कौशल नरेश जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था प्रसेनजित, कौशल नरेश कौन थे फ्रेंड्स, प्रसेनजित थे, के पास बड़ी अस्थायी सेना थी। तो ये बात प्रमाणित भी हुई है, क्योंकि अस्थाई सेना रहेगी, बड़ी सेना रहेगी, तभी तो बिंबिसार जो था वो मगध पे एक हर्यक वंश का इसने स्थापना किया था और दूसरा कि एक मगध जो एक वो बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आया था। अब हम लोग प्रमुख अधिकारी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे महाजनपद काल में। बलि साधक को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जो लोग कर लेते थे उन्हें महाजनपद काल में बलि साधक बोलते थे। और शुल्क वसूलने वाले को शौल्किक, ठीक है। अनाज की तौल का निरीक्षण करता, यानी कि जब अनाज कोई तौला जाता था उसके निरीक्षण करता को द्रोण मापक। और सभा समिति के स्थान पर परिषद, राजकीय मोहर, राजकीय दस्तावेज का प्रारंभ हो गया। सभा समिति, ये नाम फिर से आपके सामने आया है और ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रही हूँ कि सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और अगर हम चलते हैं वैदिक काल में, तो सभा समिति की जो पहली बार उल्लेख है वो कहाँ पे हमें मिलता है, वो मिलता है अथर्ववेद में। और ऋग वैदिक काल में सभा समिति का जो प्रभुत्व था वो राजा पे होता था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि महाजनपद कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पे नियमित कर प्रणाली थी, ठीक है, नियमित सेना भी थी, बलि साधक, शौल्किक, द्रोण मापक, ये सब थे। तो ये सब वही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं 16 महाजनपद के बारे में, ठीक है। 16 महाजनपद के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी फ्रेंड्स, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आप आराम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 16 महाजनपद से संबंधित फ्रेंड्स सारे के सारे पॉइंट्स जितने आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं मैंने एक जगह कलेक्ट किए हैं। अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल ID जा रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे जाकर देख लें, ताकि आपको आगे की क्लासेस अच्छे से समझ में आती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।